Okay. Uh, Assalamu alaikum, students. वालेकुम अस्सलाम सर। Uh, वालेकुम सलाम। welcome to our this lecture number 9. आपको इस लेक्चर में हम ये हमारा पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम अपने जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को शुरू किया था इन आवर लास्ट लेक्चर, और हमने स्क्वायर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे कि अगर मैट्रिसेस स्क्वायर ना हो तो फिर हम कैसे उसको प्रोसेस करते हैं इन क्यूडेसी। दैट इज अवर टुडेज लेक्चर। But before we proceed for our today's lecture, I would like कि मैंने एक पिछले लेक्चर में जो सारे काम हमने अभी प्रोजेक्ट 1/2 हमने असल में प्रोजेक्ट 1 को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया है वेक्टर्स के प्रोसेस करने का। Our next project is about the images. The same things which we learned for the vectors, similar kind of processing we will do for the images. Images में हमें क्या प्रोसेस करना है वो मैंने अपने क्लास जब इमेज प्रोसेसिंग पढ़ाई थी उसमें उन सब एस्पेक्ट्स को जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे लर्न करने और प्रोजेक्ट्स में करने के, वो मैंने डिस्कस किए थे in my previous lecture, maybe lecture 6 or something. I had discussed that at that stage. अब हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है जो मैं आज अपलोड कर दूंगा आपके लिए, उसमें आपको वही सिमिलर थिंग्स इन ए एप्लीकेशन नेचर ऑफ इमेजेस करनी है। अब खाली मैं पहले बिफोर प्रोसीडिंग विद माय लेक्चर, ताकि क्योंकि अब हम आपको वो प्रोजेक्ट दे देंगे और यू माइट हैव सम क्वेश्चंस अबाउट इट, तो वो मैं आपके पहले एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो जिस पर बेस होंगे हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो अगर आपने, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन आवर लेक्चर 6 either on Zoom or on YouTube, and that discussion of the things we want to learn for the project. So have you, here are those slides जो मैंने बताया था कि किस किस्म की चीज़ें हम इमेज प्रोसेसिंग की आपसे एक्सपेक्ट करेंगे क्यूडासी में फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन। तो ये उसकी स्लाइड मैंने दोबारा वहाँ से ली है और ये डिस्कशन भी इसमें शो हो रही है जो मैंने लेक्चर में आपके साथ की थी। तो अब हमारा प्रोजेक्ट इस पर है। तो do you have any questions about it? Because once we assign you, we will expect कि आप इसका, like the vector, you will have things available for it. So do you have any questions regarding these concepts for the purpose of implementing or for the purpose of understanding? ये इसको आप यहाँ हेडिंग में हमें, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट 1 में हमने कंप्लीट वेक्टर किया था, तो ये प्रोजेक्ट 2 मैंने लिखा हुआ है। एक्चुअली अब फिलहाल ये प्रोजेक्ट 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट 1 2 हिस्सों में स्प्लिट हमने कर लिया था आपके इनिशियल सेटलिंग रीजंस की वजह से। तो अब दिस विल बी प्रोजेक्ट 3। तो प्रोजेक्ट 3 में एक चीज तो आपको वो सिमिलर है कि समथिंग, अगर आपने कोई ऐड सब्ट्रैक्ट और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है 2 मैट्रिसेस का, तो एवरीथिंग विच वी डू विच यू डिड फॉर 2 मैट्रिसेस या 2 इमेजेस का, के रिस्पेक्टिव पिक्सल्स को आपने ऐड या मल्टीप्लाई करना है, तो आप जो कुछ आपने वेक्टर के केस में किया था वही चीज जब आप 2 डायमेंशन में लिखेंगे, आपका थ्रेड ब्लॉक भी 2 डायमेंशन का होगा, आपका प्रॉब्लम भी 2 डायमेंशन का होगा। और हमने जब इमेज प्रोसेसिंग डिस्कस की है तो हमने ये दोनों चीजें बहुत डिटेल से की है लेक्चर्स में। यहाँ पर ये उसी को मैंने जब सॉल्व किया इन चीजों को तो आपको दिखाया था। फिर मैंने ये डिस्कस किया कि इमेज प्रोसेसिंग में व्हाट इज, हमने इसको ब्राइटनेस के
एक प्रॉब्लम हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग का होगा, क्योंकि ये तो प्रीवियस चीजें थी जो इस्तेमाल होंगी आपकी इसमें, लेकिन वो इस्तेमाल इस जगह होंगी। एक था ब्राइटनेस के बारे में कि हाउ टू मेजर द ब्राइटनेस एंड हाउ टू कंट्रोल द ब्राइटनेस। तो ये मैंने दोनों बातें आपको सिखाई थी कि मेजर करने का मतलब है कि आप तमाम पिक्सेल्स की इंटेंसिटी का एवरेज कैलकुलेट करें, जो आपने अरे में आप कर चुके हो। लास्ट नाइट मोस्ट ऑफ यू, यस्टरडे यू शोड दिस वर्किंग। और यही इससे यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर रहे हो कि ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए। हम इसको यहाँ से चेंज करें, ओके। इसको हम ब्राइटनेस के मेजर करने में इस्तेमाल, अब ये एक एप्लीकेशन, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बन गई कि आपके इमेज में ब्राइटनेस को मेजर कैसे करना है, एंड दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द पिक्सल इन एन इमेज। फिर यह है कि ब्राइटनेस को कंट्रोल कैसे करना है। ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का मतलब है कि आपने हर पिक्सल की इंटेंसिटी को बाय ए वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया। तो ये हमारा ब्राइटनेस के बारे में है कि कंट्रोल कैसे होगी ब्राइटनेस। तो इसमें आपको कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे। अच्छा, फिर हमारा एस्पेक्ट आता है ये कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो पिक्सल वैल्यूज है, कंट्रास्ट की रेंज क्या है, व्हाट इज द टोटल रेंज ऑफ कंट्रास्ट, उसको देखने के लिए आप तमाम पिक्सल्स में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, जैसे आपने अरे में की थी। और उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द रेंज ऑफ कि आपके ग्रे लेवल का मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो दैट बिकम्स द रेंज ऑफ ए कंट्रास्ट, उसको मेजर करना। अगर आपने कंट्रास्ट को चेंज करना है, कंट्रोल करना है ग्रे लेवल को, तो आप हर पिक्सल को बाय ए सर्टेन वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा। फिर ये थे, ये मेरे लास्ट लेक्चर में भी आपने अरे के लिए मुझसे कहे थे और मैंने डिस्कस किए, और मैं ये यहाँ भी डिस्कस कर चुका था। थ्रेशहोल्डिंग 2 लेवल भी हो सकती है और मल्टीपल लेवल भी हो सकती है। हमने लास्ट एग्जाम्पल 4 लेवल की ली थी। यहाँ भी मैं 4 लेवल की एग्जाम्पल से थ्रेशहोल्डिंग दिखाऊंगा, दिखाई है मैंने, डिस्कस की है, और हिस्टोग्रामिंग भी। तो ये थ्रेशहोल्डिंग और हिस्टोग्रामिंग, यहाँ पर ये मैंने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल दी थी, वो रेंज कर रहा था 10 से और 100 तक वैल्यूज की रेंज, क्योंकि ये इमेजेस हैं, इमेजेस ऑफ, जिसमें हम ग्रे लेवल इमेजेस की बात कर रहे हैं। हर पिक्सल का 8 बिट डाटा है जो रेंज कर सकता है फ्रॉम 0 टू 255। तो अब हम इस केस में हमारी रेंज 0 से 255 की है, पिक्सल्स की वैल्यूज की। पिक्सल्स की तादाद नहीं है ये, पिक्सल की वैल्यूज की रेंज है। माइंड इट कि थ्रेशहोल्डिंग और हिस्टोग्रामिंग में हमें ये पार्टीशन जो हम बना रहे हैं, ये इस वैल्यूज के अराउंड है। द साइज ऑफ दिस इमेज में बी 10,000 by 5,000, 1,000 by 1,000, राइट। बट इसके जो पिक्सल्स हैं उसमें उनकी वैल्यूज की रेंज थी। तो अब अगर हम थ्रेशहोल्डिंग कर रहे हैं और एंड हिस्टोग्रामिंग, दोनों हमारी रिलेटेड है। अगर हम 4 लेवल थ्रेशहोल्डिंग और हिस्टोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम इस पूरी रेंज ऑफ वैल्यूज को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। विल डिवाइड इट इन 4 पार्ट्स। तो अगर ये रेंज 256 तक है, 255, 0 से 255, तो हर पार्ट 64, मैंने कहा था कि अगर 4 हिस्सों में कर रहे हैं तो इक्वल हिस्से, 4 इक्वल पार्ट्स, ये क्वालिफाई हम कर रहे हैं इक्वल। यू मे डिसाइड इन सम प्रॉब्लम्स के दे आर नॉट इक्वल, ये कहीं पर भी ये लाइनें आपकी हो सकती थी, मगर हमने रखा है 4 इक्वल साइज रेंज बेस्ड हम ये काम कर रहे हैं। तो 4 इक्वल साइज रेंजेस बनानी हो वैल्यूज की, तो इसका 1/4, ये जो है 256 का 1/4 लेंगे, यहाँ से 1/4 ऐड करेंगे
फिर उसमें एक और 1/4 ऐड करेंगे, फिर उसमें एक और 1/4 ऐड करेंगे और एक और। तो ये वैल्यूज की रेंज ये बनेगी। पहली रेंज 0 to 64, दूसरी 64 to 128, तीसरी 128 to 192 एंड देन 192। हम इस हर पिक्सल पे उसकी वैल्यू को देखेंगे और चेक करेंगे कि वो किस रेंज से बिलोंग करता है उसकी वैल्यू, और जिस रेंज से बिलोंग करती होगी थ्रेशोल्ड के केस में हम वहां वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सपोज पहले वहां एक 8 बिट डेटा था, अगर वो 8 बिट डेटा इस रेंज में फॉल करता है तो हम वहां पर 2 बिट डेटा अब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 4 लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम वहां 0 0 डाल दें। या अगर डेसिमल में हम एक्सप्रेस करें नंबर तो 0, और ये 0 1 एज ए बाइनरी, या 1 1 0 एज ए बाइनरी, या 2, और इसी तरह 1 1 एज ए बाइनरी और 3। तो हम 0 1 2 3 वहां पे प्लेस कर देंगे उस पोजीशन में। अब हमारे पास सिर्फ ये 4 ग्रे लेवल्स रह गए। तो हमने इमेज की, जैसे आप देखते हो गए इमेज चेकर बोर्ड की तरह बन जाता है। अगर आप खाली ब्लैक एंड व्हाइट करो या ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ करते तो हम 2 लेवल थ्रेशोल्ड करते और इस पूरे लेवल के लिए 0 डालते और उस पूरे के लिए 1 डालते, या पूरे के लिए मिन डालते और मैक्स डालते, प्योर व्हाइट प्योर ब्लैक कर देते। तो इस तरह अब ये 4 ग्रे लेवल का इमेज बन जाएगा। ये थ्रेशोल्डिंग है, जिसमें आप वैल्यूज वहां पर रिप्लेस कर देते हो बाय ए लेसर रेजोल्यूशन इनपुट। दूसरा जो इसमें था हिस्टोग्रामिंग, वो भी मैंने आपको बताया था। उस केस में आप इसी तरह रेंजेस चेक करते हो, मगर फिर यहाँ उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस नहीं करते, आप वैल्यू चेक करके खाली कैटेगराइज करते हो कि ये वैल्यू क्या अगर इस जोन में है वैल्यू तो आप एक बिन 0 या काउंटर 0 को इंक्रीमेंट करोगे कि आपकी वैल्यू इस पिक्सल की इस रेंज में फॉल करती है, तो यहाँ काउंट करोगे कि कितनी वैल्यूज इस रेंज में है, कितनी वैल्यूज इस रेंज में है, कितनी वैल्यूज इस रेंज में। तो ये जस्ट काउंट के वैल्यू किस रेंज में है, तो उसके लिए आपने 4 काउंटर लगा दिए और जिस रेंज में वैल्यू है उस काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। आप देख सकते हो कि इस केस में हर चीज रिस्पेक्टिव जगह पर लिखी जा रही है, रिस्पेक्टिव पिक्सल पे यहाँ लिखी जा रही है, तो इसमें कोई क्लैश नहीं है, रेस कंडीशन नहीं है। लेकिन इस केस में सारे थ्रेड्स काउंटर्स, मैनी थ्रेड्स माइट बी राइटिंग टू काउंटर 0, तो ये इसमें आपको एटॉमिक ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ऐड करेंगे आप लेकिन विद द एटॉमिक ऐड। तो इस तरह ये थ्रेशोल्डिंग हिस्टोग्रामिंग का कर सकते हैं। फिर मैंने आपको स्मूथिंग का भी सिखाया था उस क्लास में। स्मूथिंग के लिए आपने एक पिक्सल पर स्मूथिंग, किसी भी इमेज में स्मूथिंग से मुराद है कि आप एक पिक्सल की वैल्यू उसके सराउंडिंग नेबर्स की वैल्यू को शामिल करके एवरेज वैल्यू वहां डालो। इसको एवरेज स्मूथिंग के पिक्सल लेवल सराउंडिंग इफेक्ट एवरेज वैल्यू, just pixel level and its neighbor, not the overall average of all the pixel। हर पिक्सल अपने नेबर्स की वैल्यूज को लेके और अपनी वैल्यू को लेके ऐड करेगा और जितनी वैल्यूज हैं उनकी तादाद से डिवाइड कर देगा और वो एक एवरेज आ जाएगा इस पिक्सल के सराउंडिंग का, और फिर वो इस जगह उसको रिप्लेस कर देगा इनटू आउटपुट मैट्रिक्स या आउटपुट इमेज पे। जैसे एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये स्मूथिंग के अंदर इसको लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, तो क्वेश्चन ये था कि ये वेक्टर के अंदर जब ये कर रहे होते हैं, फर्स्ट और लास्ट वेक्टर हैं, उनका सराउंडिंग तो जस्ट 1 ही आता है, तो उनका एवरेज उनके सिर्फ एक ही सराउंडिंग के साथ दिया जाएगा। अच्छा, वो मैंने वहां भी एक टर्म यूज की थी जो फिर बाद में ये इमेज में तो बहुत ज्यादा यूज हुई, और स्पेशली अच्छा फिर हमने ये ओके कन्वोल्यूशन में हमने इस टर्म को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, नॉट इन अरे गोस्ट सेल्स। जब भी कोई डेटा प्रोसेस करते हैं, ख्वाह वो वेक्टर का है या इमेज का है, और आपको उसके प्रोसेसिंग के रूल में कोई पिक्सल
उसकी रेंज से बाहर का जरूरत पड़ती है, जो उस पूरे अरे या इमेज से बाहर है, तो हम वहां पर एस्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई गोस्ट सेल है या गोस्ट एलिमेंट है, और उनकी हम कोई वैल्यू तय कर लेते हैं एज ए पॉलिसी। एक तरीका है कि जो भी उन जोन में आप फॉल करें, आपका जो क्वेश्चन है ये हमारे वो कन्वोल्यूशन वाले पार्ट्स में बड़े डिटेल से डिस्कस किया है, कि अगर फर्ज का ये आपका इमेज है या इवन अरे है, पहले अरे के केस में दे लो, ये अरे है, अरे में आप स्मूथिंग की बात कर रहे थे, तो अब जब आप इस पिक्सल की वैल्यू में स्मूथिंग करेंगे यहाँ पर, तो आप एक ये वैल्यू रीड करोगे, एक इसकी अपनी वैल्यू है, एक आपने ये राइट से वैल्यू रीड करनी थी, लेकिन दिस वैल्यू हैज गॉन आउट ऑफ द रेंज, तो आपने ये अस्यूम करना है कि यहाँ पर अरे में 0 लिखा हुआ है, जहां भी आप अरे से ओके बाहर सर। गिर रहे हो वहां आप 0। समटाइम्स पीपल अस्यूम द लास्ट वैल्यू, लेकिन हम अस्यूम कर रहे हैं कि वहां पर 0 है। अब आप इन 3 वैल्यूज का एवरेज लोगे। इसी तरह जब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे थे और आपको लेफ्ट नेबर की जरूरत पड़ी जो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो आप वहां 0 लोगे। इसी तरह जब हमने कन्वोल्यूशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट करो आपका वो जो है ये यहाँ पर आपका ये है वो मास्क जिससे आप मल्टीप्लाई, इसी तरह की केस, तो अब आपको यहाँ तो वैल्यूज मिल गई इमेज में और इस मास्क में। अब ये मास्क की वैल्यूज पे आपको जो इमेज की वैल्यूज चाहिए थी वो मौजूद नहीं है, तो इन तमाम जगहों पे इमेज की वैल्यूज आप 0 लोगे, जो भी फॉल आउट कर यस जाते सर। हैं वो 0 लेते हैं। यही इस केस में होगा कि आप अगर जब इस जगह आओगे और आपको 4 वैल्यूज चाहिए, तो इधर की वैल्यू 0 है, इधर की इनर वैल्यू है, इधर की मौजूद है वो, और इधर की भी मौजूद, अगर आप 4 वे स्मूथिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फर्ज कर 8 वे कर रहे थे, तो कुछ और वैल्यूज भी बाहर फॉल कर जाएगी, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, बाकी वैल्यूज यहाँ पे सब मौजूद है। तो इस तरह इसको आप डील करेंगे। तो आप कोई कंडीशन तो प्ले, फिर सर ये जब ट्यूडर सी में कर रहे होंगे तो इधर उसकी लूप की जगह तो चल रहा होगा थ्रेड मैपिंग, ठीक है, यूजुअली जो उसको थ्रेड आईडी लेते हैं टीआईडी। ठीक है, तो फिर उसकी एक स्टेटमेंट लगा लेंगे कि इफ थ्रेड आईडी माइनस और थ्रेड आईडी प्लस इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन एन आ जाए, तो कंसीडर इट इज इक्वल टू 0। करेक्ट। हम अक्सर आपको देखा होगा, इवन जब हमने शुरू में प्रॉब्लम किए थे, जब हमारा इवन ब्लॉक बाहर फॉल कर जाता था थ्रेड का, तो हम एक कंडीशन हमेशा लगाते थे कि इफ आई इज लेस देन एन, तब वो थ्रेड ये काम करे। हमने एक ओके कंडीशन सर। हमेशा डाली। अच्छा, ये चीज जो आप एग्जैक्ट अगेन प्रॉब्लम कर रहे हो, हमने इसको बहुत ज्यादा एड्रेस किया जब हमने कन्वोल्यूशन किया, क्योंकि कन्वोल्यूशन में ये मास्क इसी तरह जैसे ये बाहर निकल रहे हैं, ये मास्क की तरह है, तो निकल रहे थे, तो एक हमेशा कंडीशन वहां पड़ी है। हमने इसको कैसे एड्रेस किया है, हर थ्रेड के लिए कहा है कि अगर आपका, हमने कंडीशन लगा दी, अगर आपका लेट्स से आए आफ्टर, सर अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ सर अगर कोई कोड भी साथ साथ शो हो रहा हो तो थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि जी, सर बिल्कुल ड्राई थ्योरी से डायरेक्ट कोड डिफिकल्ट हो जाता है सर। आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? यस सर, लास्ट क्लास अटेंड की थी, अच्छा, उसमें लेक्चर 8। आप में से somebody asked कि सर इसका कोड भी डिस्कस कर ले अरे में इन 3 प्रॉब्लम्स के लिए, थ्रेशोल्ड, हिस्टोग्राम एंड स्मूथिंग। मैंने यस इन सर। तीनों का कोड वहां डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। ठीक है, कोड एक, ये पूरी कोड क्या है, अगर आपको चीज असल में बात है कि सी में आपने कैसे लिखना है, पहले ये देखना है कि सी में इस प्रॉब्लम को कैसे स्टेट करना है। मैंने ये इसके तीनों, इसके क्या स्टेटमेंट होगी, कोड, अब इसका कोड लिखो कि यहाँ पर आपने इसमें किसी भी स्मूथिंग के लिए आप कोड लिख रहे हैं, किसी भी इमेज पर ठीक है सर। है, मैंने डिस्कस किया ना कि आपका यस अगर सर। आई पिक्सल है और आप स्मूथिंग ऑफ 2 लेवल करते हैं वहां, ये तो मैंने कहा अगर ये पिक्सल अरे में आई है तो ये ए आई है, आई। अगर आपका अरे था तो ये ए आई हो गया, और ये चीज ए आई -1 हो गई।
ठीक है, AI - 1 हो AI गई plus 1 और ये चीज AI + 1 हो गई। अब आपका कोड क्या कहेगा? आपका C कोड, अब कोड लिखते हैं ये इस लेवल तक yes अगर sir AI - 1 plus आप AI कहोगे plus AI कि माए अगर इसका आउटपुट रिजल्ट आप इस स्मूथिंग का फर्स्ट करो बी में लिख रहे हो तो आप कहोगे yes sir माए BI, यानी ith वैल्यू को ही आप स्मूथ कर रहे हैं ना, विल बी yes sir AI - 1 plus AI plus AI + 1 डिवाइडेड बाय 3। ये कोड हो 3 गया। जब हम yes sir इस बेसिक लेवल किसी चीज को समझते हैं तो हम ऑलमोस्ट वी आर राइटिंग द कोड। yes अब इस केस में जब आप yes sir लिखोगे, चलो इस केस में मुझे इसका सेंटेंस एग्जैक्ट कोड की शक्ल में लिख के बताइए। चलो ये अब आपके लिए हो गया कि अब ये आपका इमेज है, मैं इस इमेज का नाम फर्स्ट को ए रख देता हूँ, ये 2 डायमेंशनल yes इमेज sir है। अच्छा, अगर आपने इसकी स्मूथिंग करनी है, ठीक है, अच्छा पहले तो आप इसको कहें कि इसमें पहले सी से आप स्मूथिंग करें, सी से करें, फिर क्या होता है कि वो जो फॉर लूप्स हैं उनको आप रिप्लेस कर देते हो मैपिंग से, तो आप सी से पहले इसको लिख ठीक लो। है सर अगर सी से ओके स्मूथिंग सर करनी है तो आप, मैं इस इमेज का साइज दे देता हूँ आपको, इधर है एम, इधर है एन, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स वाइज AMN की मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, मैट्रिक्स yes में हम, AMN की मैट्रिक्स होगी अच्छा जी, आप इसको स्मूथ करना है, आपने पहले 2 फॉर लूप लिखने, हर पिक्सल को स्मूथ करना है तो यू हैव टू एक्सेस ईच पिक्सल, यू हैव टू पुट 2 फॉर लूप्स। पहला फॉर लूप yes क्या sir करेगा? एक फॉर लूप पे आप इंडेक्स यूज कर ले, मे बी मैं कहता हूं मैं इधर इंडेक्स आई यूज करना चाहता हूं और नीचे J इधर मैं यूज कर रहे इंडेक्स हैं जे यूज करना चाहता हूं। yes ये sir आपके फैसले हैं। इसकी डायमेंशन है MN, इधर इंडेक्स आई है, yes sir इधर इंडेक्स जे है। चलो, अच्छा yes sir आपने कहा कि मुझे किसी भी जनरल पिक्सल आई जे को एक्सेस करना होगा और उस पर स्मूथिंग करनी होगी, ये मेरा प्रॉब्लम है जो मैंने करनी है, करना यही है ना। ओके, yes sir आप एक एक्सेस करने के लिए टू एनी पिक्सल आपको 2 फॉर लूप डालने होंगे, एक आई का जो रेंज करेगा और एक फ्रॉम J का 0 टू M - 1। ये मैं सूडो कोड में लिख रहा हूँ, यू नो इट के इसको सी में कैसे लिखते हैं। एक सूडो yes sir कोड एक ज्यादा क्विक अपने आइडिया को कन्वे करने का तरीका होता है, ठीक है ना। इसको अब आपको सी में ये yes sir स्टेटमेंट लिख सकते हो। आप कहते हो मेरा जे जो है वो रेंज करेगा फ्रॉम 0 टू N - 1। पहला था M - 1, ये M था, M - 1, ये yes है sir N - जैसे 1। N minus 1 नहीं, पहला M - 1 है। देखिए ये रो के ये लिए N आपने N आई इस्तेमाल किया है तो ये, और ये जे के लिए yes sir N - 1 यहाँ पर। ये दो, इससे क्या yes sir होगा, यू विल रीच एनी पिक्सल। जब ये 2 लूप चलेंगे तो इट विल सिलेक्ट विच रो एंड विच कॉलम। ठीक हो गया। अब आप कह रहे yes हो sir मैं उस पोजीशन में ये स्मूथिंग का काम कर रहा हूं, ठीक है, ओके। yes sir आप पहले हम स्मूथिंग की स्टेटमेंट और फिर क्वालिफाइंग स्टेटमेंट डाल लेते हो, कंडीशन। पहले तो स्मूथिंग की स्टेट, ये काम अगर हम ये कहते हैं आपने 4 वे स्मूथिंग करनी है या 2 वे आपने अरे में की थी, इसमें आप 4 वे भी कर सकते हो, इन अ वे 6 वे भी कर सकते हो, लेकिन चले 4 और 8 वे की स्मूथिंग हम देखते हैं। इमेज के केस में हम ये दो देख रहे हैं, 4 एंड 8। yes 4 sir वे क्या है, इसके 4 नेबर्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर इन 4 नेबर्स को लेके मैंने एवरेज करना है तो ये 4 वे है। इसमें ये 4 नेबर्स और ये फिफ्थ इटसेल्फ 5 को लेगा, उन्हें ऐड करेगा और 5 से डिवाइड करेगा। अब अगर इसमें 8 वे yes sir स्मूथिंग करनी है तो हम फर्दर ये बीच के वैल्यूज भी ले लेंगे, ये करते हैं। लेट्स से हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट ले लेते हैं और हम कहते हैं या पहले चलो पहले सिंपल ले लो, उसी को फिर आगे मैं आपसे 4 पूछूंगा। वे करते हैं अच्छा, तो अब मैं 4 वे स्मूथिंग करना है तो मेरी यहाँ स्टेटमेंट होगी, अगर मैं इसके रिजल्ट ए को बी में डाल रहा हूं तो मैं कहूंगा बी yes आई जे, आई कैन राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म। मैं सूडो कोड लिख रहा हूं, आप बी आई yes जे sir चले, मैं लैंग्वेज, Bij ये बी आई जे, ये मुझे निकालना है। इसमें मुझे इसके 4 नेबर्स लेने हैं। ओके, अब मुझे बताइए, एक तो मैं चलो पहला वाली आसान है, इसी को ले लेता हूं, इट इज ए आई जे
है ए का यस आई जे, मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके चले लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं ए आई जे। एक तो ये खुद है जो एवरेज में रोल प्ले करेगा, तो मैंने सबसे आसान वाला सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। अब आप बताइए कि इसके लिए मैं क्या लिखूं, इसके ये 4 नेबर है, अब ये नेबर के इंडेक्स मुझे पता हो तो मुझे कोई लिखने में मसला नहीं है। अब इसके इंडेक्स यस अगर आई जे है तो मुझे बताइए इसका इंडेक्स क्या होगा, यहां पर जो एलिमेंट है वो क्या होगा। सर J-1। हाँ देखिए आपका ये यहां पर हमारा एक्सेस होता है, इधर हमारा नीचे यहाँ आई है, इस तरफ हमारा जे का इंडेक्स चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आई ये जे है और इधर आई है तो हमारे इस आई जे पे ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो है इसमें आई वही रहा और जे एक स्टेप पीछे चला गया, तो इसका इंडेक्स J-1 हो गया। आई कॉमा, मैं कॉमा डालू आई J-1, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका होगा आई J+1। J+1, क्योंकि आई इसमें सेम रहा। अब इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स बताइए। J सेम रहा, I आई माइनस -1 हो गया, I-1 J, इसका इंडेक्स ये है, ठीक है। यस सर। अच्छा इसका क्या होगा इस पिक्सल का, I+1, J। I+1, J। तो कैन यू नाउ, अगर मैं ये आपको बता दूं, कैन यू राइट दिस स्टेटमेंट हेयर कि जिसमें ये ए के साथ ये 5 एलिमेंट्स हो, ये ए आई जे, और ये मैं सबको आप लिख सकते हैं ए के साथ यहां पर, यस सर, डिवाइडेड बाय और इनको 4। 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपने कोड 5 लिख लिया सी में फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस स्मूथिंग ऑफ 4 नेबर स्मूथिंग, ठीक है। ओके अब सर। अगर मैं आपसे कहूं 8 नेबर यस सर। स्मूथिंग करें, तो आप बताइए इस अब आपको इन 4 पिक्सल की वैल्यू भी चाहिए, 8 नेबर का मतलब बीच में भी आपको पिक्सल लेने, आप मुझे इसमें से इस पिक्सल की खाली वैल्यू बता दीजिए, इसके इंडेक्स बता दीजिए, बाकी सबके भी आप फाइंड कर सकते हैं, किसी एक का बताए तो मुझे आइडिया हो जाएगा इसका क्या होगा। इसका J+1, J+1, गुड, और एंड I-1 को। हाँ तो I-1 आई विल ट्राई टू राइट हेयर, पहले I-1 इधर लिखूंगा और यस J+1, सर। और जब मैं कोड में लिखूंगा तो मैं यहाँ वो वाले ब्रैकेट डालूंगा और बाहर मैट्रिक्स का नाम लिखूंगा। ये मैंने इंडेक्स खाली आपके समझने के लिए वाले लिखे, ये हो गया ना। इसी तरह आप इन सारे इंडेक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यस सर। तो अब अगर मैं 8 में आपसे स्मूथिंग कहूं तो आप ए I-1 J+1 ए दिस करके इसमें मजीद शामिल कर लो, 4 वही हैं, 4 और आ गए। अब आप यहाँ 8 थिंग्स लिखोगे डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि एक ये खुद है, यस तो ये 8वें स्मूथिंग हाँ, हो ये गई। खुद आ जाएगा। अच्छा AIJ। अब आपको एक चीज रह गई, वो जो अभी थी बात, कि कहीं भी जब आप ऐसी जगह चले गए कि आपका पॉइंट बाहर निकल जाए, बाहर कब निकलेगा कि जब आई का कोई चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है ना, आप या आई में कोई चीज आपके माइनस में जाएगा, लेस देन 0 में जाएगा, आपकी रेंज इस तरफ 0 to n रहे और इधर 0 to m रहे, ठीक है। तो आपके यस सर। वैल्यूज ये जो सब्ट्रैक्ट करने के, यहां आप वो कंडीशन बनाएंगे और लिखेंगे कि आपके I-1 और J-1 एंड I+1 और J+1 जब भी कभी इस 0 और m से बाहर निकलेंगे तो आप ये काम नहीं करोगे। ओनली व्हेन योर दीज रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट जो भी है आई में कोई चीज, जो भी आपके इंडेक्सेस हैं तमाम पॉसिबल, इफ दोज इंडेक्सेस यस सर। आर विद इन रेंज ऑफ m and n,
जीरो यस सर। यानी बिटवीन m का मतलब है 0 से m आईज के तमाम, और 0 से n जेस के तमाम। आप वो कंडीशन यहाँ डालोगे, अगर वो इसके अंदर है तो तो आप एंड सिर्फ एंड आप कंडीशन सर, वो जी एंड कंडीशन, जी एंड कंडीशन। हाँ, अब वो थोड़ी सी थिंकिंग कर ले। अब हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि वो तमाम कंडीशंस आप यहाँ कर लोगे कि इनके, यानी आप कंडीशन क्या डाल रहे हो यहाँ कि इट शुड रिमेन विद इन द इमेज, तब ये काम हो। अगर इट फॉल्स आउट ऑफ द यस इमेज सर। ये काम ना हो। तो ये वो कंडीशन ओके है सर। जो आपके उस मसले गोस्ट को हल करती है। ये चीज आपने कन्वोल्यूशन में भी इस्तेमाल की है। आपका इससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट कन्वोल्यूशन का है। उसमें सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें यहाँ मास्क है जिसपे आप वेटेड सम या डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो। ठीक है ओके सर। सर वो जो दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग थ्रेश होल्डिंग, जी तो जी फिर ये जिस तरह एग्जांपल दी हुई है, एक वेक्टर है 0 to 255, उसके ठीक है हमने 4 सेट्स बना लिए। तो ठीक है अगर हमने इसके 4 बनाए तो इसमें इसको हम कहेंगे 4 लेवल जी थ्रेश होल्डिंग। हाँ। अगर टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर मैं कहूं कि इसको 4 इक्वल रेंज वाले लेवल पे आप थ्रेशोल्ड कर रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। एक तो आपने 4 हिस्से यस बनाए। सर। देखिए थ्रेशोल्ड मैंने आपको सिंपल से कहा था, इट कुड बी 2 लेवल थ्रेशोल्ड। आपका ग्रे लेवल इमेज है और आप उसको प्योर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाना चाहते हैं। आप ग्रे लेवल से समझ रहे हैं ना कि अगर इमेज की यस सर। वैल्यू 0 से 255, सो मैनी वेरिएशंस ऑफ ग्रे लेवल आर देयर आपके पिक्सल्स में ना। आपका इमेज लाइट ग्रे, वेरी लाइट ग्रे, वेरी लाइट ग्रे, वेरी डार्क ग्रे एंड ब्लैक। यहां पर ये जो 0 है ये ब्लैक है असल में आपके इमेज का, ये प्योर ब्लैक है। अगर आप एक्चुअल इमेज की हम बात कर रहे हैं, 0 यस का सर। मतलब है देयर इज और नो इंटेंसिटी, इट्स प्योर ब्लैक। 255 का मतलब है इट इज वन। ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी एंड इट्स प्योर व्हाइट। ठीक है। अच्छा, यस सर, इसका मतलब है समझ गया सर। यहां पर इट इज समवेयर मिड, ग्रे। मिड ग्रे, ग्रे लेवल है मिडिल में। और फिर ये मिड ग्रे से जरा ज्यादा, मिड ग्रे से कम। इस तरह हमने इमेज के 4 इक्वल सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रे लेवल्स किए हैं। और हम उनमें यस एक सर। तरीका ये है कि मेरे पास, मैंने डाटा ट्रांसमिट करना था, मेरे पास बिट्स मौजूद नहीं थे। आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं 8 बिट का डाटा हर पिक्सल को दे सकूं। मैं अपने उस प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन कम करना चाहता था। मैंने ये किया कि मैंने डाटा को चेक किया, जो इस जोन में करते थे वहां मैंने 0 0 डाल दिया, क्योंकि अब मैंने 4 ऑप्शंस देने हैं तो मेरे पास कम बिट्स में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो इस जोन के जगह यानी कि मैंने सर इस अरे में सर अगर कंसीडर करें वन डायमेंशनल अरे है, टू हम्म, 0 से 255 तक, जी 0 से 64 तक जितने भी वैल्यूज हैं उधर सिर्फ 0 0 होगा। यस, 0 0 0 होगा बिल्कुल बिल्कुल। और 64 से 128 में सिर्फ 0 और 1 होगा। 0 और 1 होगा। अगर हम बाइनरी में डाल रहे हैं तो आप 2 बिट में अब डाटा लिख सकते हैं, जो पहले 8 बिट में था अब आप डाटा 2 बिट्स में लिख रहे हैं। लेकिन जाहिर है आपके रेजोल्यूशन लेवल कम हो गए हैं, विच इज ऑल राइट। आपने कंप्रोमाइज किया है कि पहले आपने एक इमेज के हर पिक्सल को 8 बिट से रिप्रेजेंट किया था, अब आप हर पिक्सल की वैल्यू को 2 बिट से एक्सप्रेस कर रहे हैं। कंप्रोमाइज ये है कि आपका रेजोल्यूशन लेवल खराब है, लेकिन आपको फायदा यह है कि अब आपके इसके पूरे डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए आपको बहुत कम बिट्स की जरूरत है। तो ये एक किस्म की आपने रेजोल्यूशन को कंप्रोमाइज किया है और आपने उस उन जगहों पे थ्रेशहोल्ड करके स्मॉलर नंबर ऑफ बिट्स डाल दिए हैं। इससे फायदा आपको ये हुआ कि इस डाटा को स्टोर करने में आपको कम बिट्स चाहिए, इस डाटा को ट्रांसमिट करने में आपको कम बिट्स चाहिए, बट आपकी क्वालिटी ऑफ डाटा कंप्रोमाइज आपने की है। ये है आपने थ्रेशहोल्ड में यानी कि सर काम किया। पूरी अरे में सिर्फ 0 1 0 0 1 0 1 1 यही 4 चीजें मिलेंगी। बिल्कुल। ये आपको थोड़ा सा, असल में ये एक लाइन में नहीं है। आप अभी देखो ख्वाह आपका अरे है या पिक्सल है, वो इमेज, इमेज में ज्यादा समझ आएगा। इमेज की वैल्यू जब आपने
Okay. All of you are back? Hello? हेलो यस सर। ओके अच्छा जी चले। अच्छा ये मैं बता रहा था, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो। आप लोग सवाल पूछोगे तो आपको बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलेंगी, सवाल में पूछोगे। ये बड़ा अच्छा सवाल। असल में ये हम यहाँ जब ये काम कर रहे हैं तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है सिचुएशन, ये उसके बिहेवियर की लाइन है। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली देखो ये आपका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ग्रे लेवल इमेज है, एक उसका एक इमेज ग्रे लेवल। ग्रे लेवल इमेज का मतलब है यहाँ पिक्सल्स है, एक पिक्सल है, यहाँ दूसरा पिक्सल है, यहाँ तीसरा पिक्सल है, और इसी तरह ये पिक्सल्स की रो है, और ऐसी मल्टीपल रोज ऑफ पिक्सल्स है। अच्छा जब हम कहते हैं ग्रे लेवल इमेज है, इसका मतलब ये है कि हर पिक्सल की वैल्यू 8 बिट से एक्सप्रेस की है, एंड इट कैन रेंज फ्रॉम 0 टू 255। एक हर पिक्सल की वैल्यू इस रेंज में हो सकती है, ये उसके मैक्स मिन लिमिट है, ये हर पिक्सल की वैल्यू नहीं है। अच्छा अब क्या होगा, इस पिक्सल में फर्स्ट करो वैल्यू है 35, ये इसकी वैल्यू 35। दूसरा पिक्सल, इस पिक्सल की वैल्यू है 75। ये तीसरा पिक्सल है, इसकी वैल्यू है 20। अच्छा ये पिक्सल है, इसकी वैल्यू है 10 और 7। ये पिक्सल है, इसकी वैल्यू है 91, इसकी वैल्यू है 205। कैन यू सी दैट? अब समझ आ गई सर, अब बिल्कुल क्लियर हो गया सर। हाँ अब यस सर। आपका ये जो फॉर लूप था वो पहले यहां गया, इसने देखा ये 35 है, इसने इस वैल्यू को लिया और अब इसने अपना टेस्ट अप्लाई किया, क्या ये 35 इस रेंज में है या इस रेंज में है या इस रेंज में। इसने देखा 35 तो इस रेंज में, ये आपका कोड का पिक्चर है कि 35 यहां पर है, तो मैं इस वैल्यू को जो अभी 8 बिट में थी यहां मैं 00 डाल दूंगा, 2 बिट की वैल्यू, या ठीक है, अगर अब नंबर है तो मजा आ मैं गई। 0। अच्छा अगर मैं हिस्टोग्रामिंग कर रहा था तो मैं इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। लेट्स से ये पहले 0 था, अब ये इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया, कि इस जोन का जो काउंटर है उस एक पिक्सल इस जोन का हो गया। अब आप दूसरे जो पे हिस्टोग्रामिंग है जी वो थ्रेश होल्डिंग की वैल्यूज में इंक्रीमेंट करेगा? नहीं, थ्रेश होल्डिंग ये करता है कि उस प्लेस पे कम रेजोल्यूशन के डाटा को डाल देता है। पहले यहां 8 बिट डाटा था, अब उसने उसकी जगह 35 जो था वो 8 बिट डाटा में लिखा हुआ था, इसने देखा कि ये 35 इस ग्रे जोन में आता है, उसकी जगह इसने 00 लिख दिया, रिप्लेस कर दिया। यस सर। ये है थ्रेश होल्डिंग। इसने थ्रेश होल्ड करके, यस आप 2 वे थ्रेश होल्ड से समझो कि एक इमेज था, अगर मिडिल में थ्रेश होल्ड था उसने या उसको ब्लैक कर दिया और या उसको व्हाइट कर दिया, तो 0 लिख दिया या 1 लिख दिया। अब आपका इमेज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रह गया, इसने इमेज को चेंज कर दिया, इमेज की क्वालिटी यस सर। खराब करके उसके डाटा का साइज कम किया और क्वालिटी खराब कर ली। यस सर, वो इसकी समझ आ गई। अच्छा सर काउंटर ये वाला जो है ना, जो आप हिस्टोग्राम करते हैं ना, यू डोंट चेंज द यस सर। डाटा, आपको डाटा चेंज नहीं करना। आपने एक काउंटिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हो ओके पहला मेरा 35 है, इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो। आपने सिर्फ गिनने हैं कि मेरे कितने पिक्सल बहुत लाइट वाले जोन में हैं, कितने पिक्सल उससे बेहतर वाली ग्रे लेवल में। अब अगला एग्जांपल देखो, अगला पिक्सल Okay, आपने चेक किया, आपने कहा इसकी वैल्यू 75 है, आपने कहा ओके दैट वैल्यू इज इन दिस रेंज, तो आपने इस काउंटर को इंक्रीमेंट किया, इसको नहीं किया। जैसे ये काउंटर 0 काउंटर 1 ये वेरिएबल्स हैं। ये आपके काउंटर है विच काउंट, कि ये जो आपके पिक्सल हैं इनमें से कितने पिक्सल लाइट वाले जोन के हैं,
इसमें कितने पिक्सल, फर्स्ट को एक पिक्सल लाइट का आया, फिर कुछ देर बाद ये लाइट का आया, फिर कुछ देर बाद ये लाइट, वो सारे जो बहुत लाइट वाले थे उन सबको इस काउंटर ने गिना, जो उससे जरा ज्यादा डेंस वाले आए वो पूरे में कहीं भी आ सकता था, उनकी तादाद इसने गिनी। और इस तरह इसको मैं आपको इस तरह समझाता रहा हूं हमेशा कि सपोज दिस इज डी ग्रेड, दिस इज सी, दिस इज बी, जैसे आप समझ आ गए सर, एंड दिस इज ए। हम जब रिजल्ट आपका बनाते हैं तो हम देखते हैं यार इस स्टूडेंट के मार्क्स क्या 0 से 64 के दरमियान है तो हम उसको डी ग्रेड में काउंट कर लेते हैं कि ये एक डी ग्रेड का एक स्टूडेंट है, ये डी ग्रेड में चला गया। आपने डी ग्रेड दिया तो ये थ्रेशोल्ड हुआ कि आपने डी ग्रेड दे दिया, यहां डी लिख दिया इसके सामने, ये थ्रेशोल्ड है। इसको गिन लिया कि मेरे डी ग्रेड का एक स्टूडेंट, डी जो है आपने ग्रेड दिया, और डी में मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, आपने कहा ओके एक। अच्छा, एक और स्टूडेंट आया, वो भी इसी जोन में था, आपने उसको भी डी ग्रेड दिया और आपने कहा ओके 2 हो गए। तो जब हम आपका रिजल्ट बनाते हैं तो उसकी हिस्टोग्राम बनाते हैं, वो ये बनाते हैं। अब आप रिजल्ट के हिस्टोग्राम देखिए, हम ये करते हैं, हम कहते हैं यहां तक के मार्क्स ये अगर ये थे, ये ABCD के देख लो, हम ये कहते हैं कि ये मार्क्स का जो जोन है लेट से 0 से, और यहाँ यही वाली वैल्यूज ले लो, 0 से 64 वाला जो होगा स्टूडेंट उसको मैंने डी देना है, और 64 से 128 के दरमियान जिसके मार्क्स होंगे उसको सी देना है, 128 से 192 वाला जो है उसको बी देना है, और फिर उससे आगे 255 तक को मैंने ए देना है। अच्छा, अब एक्चुअली जब मेरा स्टूडेंट जिसका मार्क्स इस जोन में आएंगे तो उसको मैं ग्रेड जो असाइन करूंगा कि डी, वो मैंने थ्रेशोल्ड किया है कि मैंने उसको ग्रेड दिया है, इसको मैंने काउंट किया, और ऐसे मैंने सारे स्टूडेंट्स काउंट किए जो 0 से 64 वाले, इनकी तादाद क्या थी। फर्स्ट को मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट थे, इसमें से 10 स्टूडेंट इस रेंज में आए, 10। ये मेरे हिस्टोग्राम की हाइट है, ये स्टूडेंट्स हैं, मे बी 12 स्टूडेंट, 10 से आपको वो होगा कि कोई ऐसी बात, 12 स्टूडेंट इस रेंज में आए। अच्छा, मेरे 64 से 128 की जोन में मेरे फर्ज कीजिए उसमें से 40 स्टूडेंट जोन में आए, 40, ये इसकी हाइट 40 है, ये हिस्टोग्राम की हाइट है 40। अच्छा, और फिर मेरे लेट से हो सकता है, चलो मैं इसमें करूं बी में, बी के कम भी हो सकते हैं, बी के जो है फर्स्ट को मेरे 30 स्टूडेंट इधर है, तो ये सारा नंबर मिला के मेरी क्लास का 100 सपोज थे तो 100 बन जाए, 40 30 70 82, तो मेरा इस केस में 82 के बाद बनेंगे कितने होंगे, 28 18। तो अब मेरे ये वाले स्टूडेंट दे विल बी 18, ये इसकी हाइट 18 है, ये थ्रेशोल्ड, ये है हिस्टोग्राम, ये मेरा हिस्टोग्राम है। अब हर केस में जो मैंने ग्रेड दिया है, एडिटिंग के अंदर ये नीचे छोटा सा बना होता है, हाँ हर एक, हाँ ये हिस्टोग्राम मैंने बनाई, मैंने स्टूडेंट का हिस्टोग्राम बनाया। अच्छा, यही आपके इमेज का हिस्टोग्राम होता है कि आपके इमेज में कई इमेज बड़े डिम हैं, तो अगर जिनमें डिम है तो उनका ये वाला जो चीज है वो ऊंची बनी हुई होगी, बार चार्ट में ये ऊंची है, और जो ये वाला पार्ट है ये बहुत छोटा होगा। अच्छा, कई इमेजेस बड़े ब्लैक है, तेज है, सॉरी ब्राइट है, ब्राइट में वो ब्राइट वालों में ये वाला चीज बड़ी होगी और ये चीजें छोटी होंगी, आप समझ रहे हो। तो आपने एनालिसिस कर लिया, इस हिस्टोग्राम को देखते ही आपने कहा ये इमेज ज्यादा ब्राइट है, ये इस इमेज की दरमियान की वैल्यू ज्यादा है पिक्सल की, इस इमेज, ये पिक्टोरियल व्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा है, हिस्टोग्राम इज ए स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ समथिंग। और थ्रेशोल्ड में आप एक्चुअली वैल्यूज, थ्रेशोल्ड में आप ग्रेड दे रहे हो कि स्टूडेंट है इसको डी दे दो भाई, है ना, अगर ये 0 से 64 में इसको डी दे दो, अगर ये 64 से 128 में तो इसको, तो अब आप पिक्सल की जगह यहां लिख रहे हो डी, यहां लिख रहे हो ओके इसको सी दे दिया, इसको मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया। अब इनका जो काउंट है कि डी के कितने हैं वो हिस्टोग्राम है, तमाम डीज आपने काउंट किए हैं इसमें, तमाम
सीज जो है इसमें काउंट किए, तो एट द एंड आपसे पूछे कितने स्टूडेंट्स के डी हैं तो वो ये बताएगा। अगर कहे कि किस किस स्टूडेंट के डी हैं तो आप वो लिस्ट में जाओगे, जहां जहां डी लिखा है वो आप कहोगे ये सारे स्टूडेंट्स जिनके डी हैं, जिनके आगे डी लिखा हुआ है। यस सर। तो यहाँ आप डी लिख रहे हो, यहाँ आप डीज काउंट कर रहे हो, तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा है और ये उसके वैल्यूज है। मगर यस सर। वैल्यूज में क्या हुआ है, अच्छा वैल्यूज में क्या हुआ है, ये जो सारे थे 0 से 64, किसी के 10 थे, किसी के 20 थे, किसी के 40 थे, इन सब के आगे एक वैल्यू लिख दिया आपने डी। इन सब जिनका मार्क्स ये बने सबके आगे आपने डी लिख दिया। अब आपको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ 4 लेटर्स चाहिए, डी, सी, बी और ए। तो आपको सिर्फ 4 लेटर से काम हो सकता है। जो पहले नंबर्स चाहिए थे आपको 0 से लेकर 255 तक, अब आपने कैटेगराइज कर दिया उनको 4 नंबरों में। इसलिए पहले आपको इसके लिए 8 बिट्स की जरूरत पड़ रही थी, अब उसी इमेज के लिए आपको 2 बिट्स में काम हो रहा है। आपने यहाँ 00 लिख दिया, 01, 10, 11, 2 बिट्स में काम हो रहा है। और ये आप जब करते हो, जब आपने रेजोल्यूशन को कम करना है, क्वालिटी आपकी खराब होगी, मगर फायदा क्या होगा कि पहले डेटा था 8 बिट हर पिक्सल के मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स। फर्स्ट करो वो टोटल पिक्सल वो 1000, तो आपके इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको 8000 बिट्स चाहिए थे एक इमेज के लिए। यस सर। अब अगर आपने हर पिक्सल को 2 बिट से शो कर दिया है तो आपको 2 into 1000 2000 बिट्स चाहिए एक इमेज के लिए, यस सर। स्टोर करने के लिए भी और कम्युनिकेट करने के लिए भी। तो जब आपको ये वाले प्रॉब्लम है तो आप कहते हो यार मैं जरा सा रेजोल्यूशन कम कर लेता हूँ, मेरा फिर भी इमेज का आइडिया कन्वे हो रहा है, फर्स्ट को टेक्स्ट थी या कुछ है तो लेटर्स पता चल रहे हैं, लेकिन मैं अपना स्टोरेज और ट्रांसमिशन को सेव कर रहा हूं। तो ये रेजोल्यूशन एडजस्टमेंट किया आपने थ्रेशोल्डिंग में। इस केस में आपने कोई चेंज नहीं किया, आपने इमेज बिल्कुल वैसे ही रहने दिया। आपने इमेज में से स्टैटिस्टिकल डाटा किया कि कितने मेरे पिक्सल बहुत डिम है, कितने मेरे पिक्सल बहुत ब्राइट है, कितने मेरे पिक्सल दरमियाने हैं, उसके काउंट को आपने मैनेज किया। ठीक हो गया? ऑलराइट, होगा सर। यस सर। हाँ, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो आपने समझा कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। अब आपको इसके लिए सिर्फ कोड कैसे लिखना है, यू नो दैट बेटर देन मी। यस सर। कैसे लिखना है मैंने आपको एडिशनल सिर्फ ये बताया है कि जब आप क्यूडा में कन्वर्ट करते हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज बिग लूप्स, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इनकी जगह मैपिंग कर सकते हो। अब इसमें 2 आई और जे से आप मैपिंग के स्टेटमेंट लिखोगे, ये लूप्स खत्म हो जाएंगे, पैरेलल में हर थ्रेड ये वाले काम करेगा और उससे आपका मामला बड़ा तेज हो जाएगा। सी में लिखना तो आपको आता है? तो सी में तो आता है सर। अब सिर्फ क्यूडा में सिर्फ ये चीज सीखने के पहले हम सिंपल एक ही उसमें वेरिएबल लेते थे, एक ही थ्रेड मैपिंग करते थे, अब वो 2 करनी पड़नी है। जी जी, ये तो हम बात कर रहे हैं। असल में थोड़े से आपने बीच में जो मिस किए में, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पिछले 3-4 लेक्चर 2 डायमेंशन पर चल रहे हैं, पहले इमेजेस के लिए और अब मैट्रिसेस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही है कि पहले एक लूप था और उसको हम एक मैपिंग से कर रहे थे, और जब से हमारे पास 2 लूप्स आए हैं इमेज के, तो उन 2 फॉर लूप्स की जगह 2 हम वो ले रहे हैं, आई और जे। और मैंने आपकी मैट्रिसेस से मैच करने के लिए ये भी बताया कि आई की मैपिंग में हम डॉट वाई इस्तेमाल करेंगे और जे की मैपिंग में आप डॉट एक्स इस्तेमाल करोगे। यस सर। उसकी वजह यह है ब्लॉक इंडेक्स और थ्रेड आईडी में आप सी के कोड में जब मैट्रिक्स लिखते हो तो आप असल में आई की आदत है आप में रो की तरफ लेते हैं और जे की आदत है कि कॉलम की तरफ लेते हैं। हम अपनी उस आदत को नहीं तब्दील करना चाहते, लेकिन हमें पता है कि जे जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में है। हमारे जो थ्रेड्स का वो है अरेंजमेंट, वो ये है कि यहाँ पे इमेज का वो है ओरिजिन, और हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज वाई एक्सिस।
तो जब मैं आई के वाली मैपिंग करना चाहता हूं तो मैं वाई के साथ डॉट वाई लिखता हूं, और जब मैं जे की मैपिंग लिखना चाहता हूं तो मैं डॉट एक्स लिखता हूं। ठीक है, तो ये आपका मैपिंग का यस सर। पार्ट है। अगर आपने वो कर लिया तो बस यू नो द रैशनल। ये आपका असल में ये है। जब अब हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं, इसको हम कहते हैं डिजाइन। ये आप डिजाइन में बातें बता रहे हो कि मैं इमेज के पिक्सल के लिए ये करूंगा और इसका ऐसे लूंगा, और फिर मैं इसका कोड या सूडो कोड ऐसे लिखूंगा। ये आपका डिजाइन है। यस सर। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आपने कहा ओके यार ये डिजाइन मैंने बता दिया, नाउ आई वांट टू कोड इट। फिर आप ये करोगे। ये फॉर प्रोजेक्ट टू कंप्लीट ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि यार आपका एक आइडिया था, आपको समझ थी, आपने समझा दिया है कि ये ऐसे होना है, कुड यू रन इट एंड इम्प्लीमेंट इट। तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर पहले डिजाइन होगा फिर इम्प्लीमेंट होगा। ओके, यस सर। तो आपका डिजाइन अंडरस्टूड सर। पार्ट इज डेल्ट इन ए, implementation before lab is B1, and implementation after you have done the lab and improved it is B2. Okay? ओके सर। अच्छा, चले तो बस अब आप ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो इमेज के बारे में है। इनफैक्ट अभी जो ओके आपका सर। रिमेनिंग रह गया ये तो वही वेक्टर के रेमिनेंट है, मगर वेक्टर के रेमिनेंट में भी थ्रेशोल्ड स्मूथिंग का आइडिया, क्योंकि वहां से बिल्कुल उसी तरह ट्रांसलेट होगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन आपकी अब असाइनमेंट नेक्स्ट जो है वो इमेज के बारे में, अब अराउंड दीज थिंग जो हमने आज डिस्कस की हैं, और फिर उसके बाद ये जो कन्वोल्यूशन है जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, जो हमने आज डिस्कस किए हैं दोबारा। ओके, अब हम अपना जो पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था, विच इज इनफैक्ट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्यूडा सी एप्लीकेशंस, कि क्यूडा सी में जीपीयू यूज करके हमने जो टिपिकल लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस आपको बताई थी, ये उसका आखिरी वो है। इसके बाद हमने आर्किटेक्चर पर जाएंगे, या ओके इसके बाद का हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यूडा सी वाला पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्यूडा सी के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट टाइम शुरू की, इफ यू रिकॉल, और हमने कहा कि पहले सी में ही हम हर चीज पहले सी से इसलिए करते हैं कि दैट इज अवर फेमिलियर ग्राउंड, जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं। तो पहले मैंने आपसे कहा कि मैं इसका आसान वाला पार्ट लेता हूं, और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इसको दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों की डायमेंशन विड्थ बाय विड्थ है, एक का नाम m है एक का नाम n है, और मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। हम अब वो मल्टीप्लिकेशन जो दो इमेजेस या दो मैट्रिसेस की एलिमेंट वाइज कर रहे थे, पहले इमेज के लिए अक्सर हम एलिमेंट वाइज को भी यूज करते हैं, फिर हमने डॉट प्रोडक्ट भी यूज की थी। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स वाले मामला तीन कैटेगरी के हो गए हैं। एक ये है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं और आप उनको सिर्फ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हो, तमाम एलिमेंट्स 1 to 1 आपस में जैसे मैट्रिसेस ऐड होती हैं, मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट होती हैं, इसी तरह एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई उसी तरह होती हैं जैसे अभी हमने अरे के लिए किया है, ऐसे ही आप मैट्रिसेस के लिए करोगे, जो मैंने अभी असाइनमेंट आपसे डिस्कस किए। इसमें होता है कि आई जे एम का जो आई जे है, आई विल राइट इन शॉर्टर वे, एम का आई जे मल्टीप्लाई होगा एन के आई जे से, फॉर आई और जे का जो भी फॉर लूप है उसके हिसाब से। तो बस रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो है ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज। इसके लिए वर्ड मैंने खास तौर पे इसी तरह का एलिमेंट वाइज, जब तक नहीं हम कहते तो वो ये चीज नहीं है। ये दो फॉर लूप लगाए, इन्हें मल्टीप्लाई किया, जैसे ऐड करते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई इज वेरी सिमिलर। ये हमने एक काम सीखा था अरे में भी और इमेज में भी। ये इमेज पे अक्सर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इमेज को हम मैट्रिक्स में डालते हैं तो हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरा हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, कि अगर ये m है और ये n है और इसके हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सब m है, डॉट प्रोडक्ट, ये मैं डॉट से कह रहा हूं, इसका नाम अगर मैं कहूं कि ये
का, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो m डॉट प्रोडक्ट n का मतलब होगा कि हमें ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ में इनको सबको ऐड भी करना है। जैसे आपने अरे के केस में कल मुझे दिखाया, इसी तरह मैट्रिक्स के केस में इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करें और पिछले रिजल्ट में ऐड कर दें, अकोमुलेट करते जाएं, तो ये डॉट प्रोडक्ट है जो हमने की है। हमने ये भी किया है, ओके। लेकिन जब हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स m, आमतौर पे हम ये साइन इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स m बाय मैट्रिक्स n। एक तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई मैट्रिसेस m एंड n, तो फिर हम इसकी बात कर रहे हैं जो आप नॉर्मली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन द पास्ट जानते थे। ये वो है जिसके अंदर आप पहली मैट्रिक्स को रो को लोगे और इसके कॉलम से आप इसको डॉट कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो और वो रिजल्ट यहाँ एक पिक्सल में लिख देते हो, ये एक लोकेशन पे लिख देते हो। यानी आपने ये रो ली और ये कॉलम लिया और इनको डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट, और ये रिजल्ट यहां लिख दिया। और फिर आपने इसी रो के साथ दूसरा कॉलम लिया और उसको डॉट प्रोडक्ट लिया और ये लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। इसमें आपने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने वेक्टर इस्तेमाल किए, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल, इनकी डॉट प्रोडक्ट ली, वेक्टर लेवल की डॉट प्रोडक्ट सिर्फ, और उसका आंसर यहां लिख दिया। ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो क्लासिकल जो आप हमेशा से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन कॉलेज अलजेब्रा से हम कहते रहे हैं, वो ये है जो अब आप कर रहे हो। इसके लिए मैंने कहा कि पहले आसान काम है कि दो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, हम उनको मल्टीप्लाई करें सी में। मैंने आपको बताया था कि हमें एम्फेसाइज करना है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का क्या वर्क है, उसको फोकस करते हुए हमने अपना प्रोग्राम लिखना है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का मुझे PIJ बनाना है, तो इसके हिसाब से मैं लूप लिखूं और ये जो मैं वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेता हूं इसका तीसरा लूप लिखूं। इस असूल पे मैंने लास्ट टाइम आपको ये सब सिखाया और फिर ये कोड बताया। सी में दो स्क्वायर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके किस तरह हम कोड लिखेंगे, ये हमने लास्ट टाइम किया था। अब मैंने आपसे कहा था कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज व्हेन इट इज नॉट स्क्वायर, और वो मैंने और वो हमारे आज के टॉपिक का वो ये है। अच्छा, वो ये है कि अगर ये मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर है, ठीक है, मैं मैट्रिसेस कहता हूं P बाय Q मैट्रिक्स को आपने P बाय Q मैट्रिक्स को Q बाय R मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये अगर मैट्रिसेस है मेरी एक, अगर मैं कहूं P बाय Q मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के लिए जब मैं P बाय Q कहता हूं तो पहला ये, इसका मतलब है ये P है, ये P बाय Q मैट्रिक्स। इमेज में हम उधर से इस्तेमाल करते थे, मैट्रिक्स में इधर से लिखते हैं। इमेज में हम कहते Q बाय P, पहले X का कहते फिर Y का, और मैट्रिक्स को जब हम कहते हैं तो हम P बाय Q कहते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। P बाय Q मैट्रिक्स है एक, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक Q बाय R मैट्रिक्स से, Q बार, ये Q बाय R, ठीक है, ओके। तो मेरी एक मैट्रिक्स, मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स जो थी पहले, जो मैंने M उसका AB, अच्छा चलिए, A मैट्रिक्स मेरी है, साइज उसका है P बाय Q, P इंटू Q, ये उसका साइज है। ये ऑफ कर लीजिए प्लीज।
दूसरी मैट्रिक्स का साइज ये Q माइक म्यूट बाई कर दें R ऑल है। पे, ओके ये माइक सब ऑल पे म्यूट कर दें प्लीज। है, ऑल वो कर दे। अच्छा अभी जी अभी ये शेयर अभी माइक चल ऑल पे म्यूट कर दें ताकि ओपन ना हो। जी ओके थैंक यू। चलो अभी देखते हैं, अगर डिसिप्लिन हम मैनेज कर लिए तो आपको थोड़ी सी फ्रीडम होती है कि आप सवाल हर शख्स पूछ सकता है क्विकली। अगर फिर डिस्टरबेंस रही तो फिर शायद हमें वो करना पड़े। अभी चलिए हम इस तरह कर लेते हैं। अच्छा अब ये बताओ, अब आप लोगों के लिए, आप हमने कोड मैंने आपको पूरा लिख के दिखाया, आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखना आता है। मैं कहता हूं इसके लिए आप मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखो कि ये ए और बी मैट्रिक्स है जिनके ये साइजेस हैं, ठीक है, मैंने यहां बना भी दिए। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है, आप सी कोड इसका मुझे दो। सी कोड का मतलब है सारी चीजें नहीं, खाली वही जो हम कोड में क्या मेन चीज है मैट्रिक्स के अंदर, वो जो हम फॉर लूप्स लिखते हैं जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है सी कोड में, यू नो इट के यू हैव टू राइट 3 फॉर लूप्स। ये तो पता है आप सबको, हमने देखा भी है, सही है? हेलो हेलो जी जी सर आवाज आ रही है। आ रही है। मैं कह रहा हूं जी कि आपको ये पता है कि जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी होती है दो मैट्रिसेस को तीसरी मैट्रिक्स में, तो हम हमेशा सी कोड जब लिखें तो उसमें 3 फॉर लूप होते हैं। डू यू एग्री विद दैट? यस सर बिल्कुल। अच्छा अब मैं कह रहा हूं इस केस के लिए आप वो वाला 3 फॉर लूप और उसके नीचे क्या लिखते हैं हम स्टेटमेंट, अमूमन 3 फॉर लूप और होते हैं और उसके नीचे एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है? ये यस सर। काम इसके लिए मुझे लिख के दिखाइए, आप में से कोई भी बताइए। either you share that with me as a output shared screen, or you can tell me and I will write it, जैसे भी आप चाहें, but I would like somebody should tell me कि मैं इसका कोड सी में कैसे लिखूं जब मेरा ये केस है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का। असल में सही समझ मैट्रिसेस की इस वक्त आती है, जब तक स्क्वायर रहती हैं आप ब्लाइंडली वो कोड लिख लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं, चले टू बी मोर प्रिसाइज, मैं कह रहा हूं 3 फॉर लूप होते हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, 3 फॉर लूप, ओके ये। और एक यहां पर स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट यहां, ये यहां आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है? मुझे इन फॉर लूप्स की रेंजेस बताइए इस प्रॉब्लम के लिए। और बस, और ये स्टेटमेंट बताइए, बोलिए, आप पहले सोच लें और फिर मुझे बताएं। somebody who would like to tell me, it's a okay, it's a challenge problem। हम चलो ये भी कर लेते हैं कि ओके हम इंडेक्स भी तय कर लेते कि चलो यार पहले फॉर लूप के लिए आई, दूसरे के लिए जे, तीसरे के लिए के। आमतौर पे हम यही इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा चलो हम ये इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे अपने इस प्रॉब्लम में भी। अब रह क्या गया, आप आई की मुझे रेंज बताइए, आप जे की मुझे रेंज बताइए, और के की रेंज बताइए, और ये स्टेटमेंट बताइए। हु विल डू दैट? सोचे और फिर मुझे बताएं। हमने स्क्वायर के लिए पिछले लेक्चर में पूरा सी कोड इसका लिखा है, बल्कि क्यूडा सी कोड भी लिखा है। फिलहाल हमें सी कोड चाहिए, बोलो भाई। बोले, will somebody, can somebody tell that or no? Nobody? रुके मैं अच्छा कोशिश कर all of you, रोज हाँ all of रोज you, और कॉलम। all of you can take time, minute or so, and decide के ये तीन, पहले इन तीन की रेंजेस मुझे बता दीजिए, और फिर मुझे ये एक स्टेटमेंट जो लिखते हैं हम इसके नीचे वो लिखा दीजिए फॉर सी सर कोड। आई इक्वल टू 0 होगा, पर वो जाएगा आर तक, आर मीन रो तक, जितनी भी उनकी रो होगी, अच्छा जी और वो चले, प्लस करता जाएगा। एक अब ये आपका एक सजेशन कि ये वाला आई जो है वो जाए 0 से आर तक, आप ये कह रहे हैं? यस ये 0 से आर सर। तक, ओके। अच्छा जे, फिर आपके केस में जे क्या होगा, कहां से कहां तक सी जाना चाहिए? कॉलम तक।
मतलब आप मुझे एग्जैक्ट वो वैल्यूज बताइए, जो भी आपने कहना, सब चीजें आपके पास हैं, बोले। जैसे आपने ये कहा है 0 से R तक, इसका बताएं कि ये कहां से कहां तक जाए। सर ये 0 से C तक, C फॉर कॉलम, जितने भी हमारे पास कॉलम्स होंगे। सब कुछ यहां पर है, आप मुझे उसकी यू कैन गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यू। यहां तमाम रोज एंड कॉलम्स हर चीज है। देखिए ये मैट्रिक्स है, ये इसकी रोज है, इसके कॉलम्स हैं। ये दूसरी मैट्रिक्स है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये मैंने वहां लिख दी है। और आप इसके रिजल्ट में आपका आंसर होगा एक मैट्रिक्स जो कुछ भी है, मुझे उसकी डायमेंशन का नहीं पता, वो सी है। हम ये काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सी कोड लिख रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये 3 फॉर लूप्स के मुझे आप रेंज बताइए। हर चीज यहां मौजूद है, अगर आपने कोई मुझे रेंज बतानी है तो इन्हीं टर्म्स में आप बता सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर। जैसे आपने कहा 0 से R, इस तरह यहां आपको कुछ बताना होगा। दे विल बी सम रोज सम कॉलम्स व्हाटएवर, वो आप चूज करें कि विच रोज विच कॉलम, कौन से वैल्यू। आपने मुझे वैल्यू देनी है, बताइए ऑल ऑफ यू। इसको हम यहाँ और नीट कर देते जरा। हम कह रहे हैं एक सजेशन, क्योंकि हम वोटिंग भी कराते हैं, यू नो इट, कि हम एक सजेशन कह रहे हैं जो आई है वो ये है कि ओके, ये कि हम क्या, एक सजेशन है कि आई जो है वो 0 से R हो। बताइए इसमें आगे और जे। हेलो, हु वाज देयर? ये 0 से R का सजेशन किसने दिया है? सर ये भी तो फिर सर मेरे 0 से R आप, ओके, आप बताओ आपका नाम बोलो। हेलो, हेलो, अच्छा चलो ये सजेशन रुक गया। एनीबॉडी एल्स? अब बताइए कि ये आई जे और के इस प्रॉब्लम के लिए क्या रेंजेस होनी चाहिए और यहाँ क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये अब सर सिंपल सी कोड का टेस्ट है आपका। पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू आर। जी, मैट्रिक्स, पी पहला मैट्रिक्स ए इज पी रोज एंड क्यू पी कॉलम। क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू आर। आपने आई का स्टेटमेंट मुझे फॉर लूप का बताना है कि आई अच्छा चेंज। फॉर लूप। हाँ, ये 3 देखिए। एक तो आप सबको अच्छा शायद रिकॉल, कोई भी सी में जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो, यू ऑलवेज हैव टू हैव 3 फॉर लूप्स। इसलिए आपका अगर n के हर लूप n साइज का होता है तो n क्यूब हम कहते हैं, इसकी ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी n क्यूब है, ठीक है ना। एनीवे यहाँ तीनों n नहीं है, यहाँ मुख्तलिफ साइज के हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये 3 लूप्स के लिए जो आप आगे लिखोगे वो क्या लिखोगे? फ्रॉम विच टू विच रेंजेस, इनकी रेंज बताओ। और फिर यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ये बात आप। सर जी, आई इज इक्वल टू 0 एंड पी इज इक्वल टू, सॉरी, जो उसकी रेंज होगी वो पी जो हमें देनी पड़ेगी तो वो पी लिखेंगे ना सर उसके लिए। अब आप आंसर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो पहला फॉर लूप जो आई का है, इसकी रेंज हाँ होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 और टिल पी जो है टिल, इसके रेंज होती है ना यार। फॉर लूप का एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट पी होता है। -1 सर। ओके, आई स्टार्ट होगा 0 से और P-1 तक जाएगा। P-1, ओके। इसकी रेंज आपके हम्म, सजेशन में 0 से P-1 है, ओके। सर बिल्कुल ऐसे ही सर। और जे के लिए? जे के लिए भी सेम है सर, 0 से स्टार्ट होगा R-1 तक जाएगा। 0 से R-1, तो सेम तो ना हुआ, थोड़ा डिफरेंट हुआ। एक 0 से P-1 आप कह रहे हो और दूसरा जी 0 से R-1 कह R-1 होगा। रहे हो, ओके। ये आपने बताया। और के का? 0 से स्टार्ट होगा Q-1 तक जाएगा। 0 से Q-1, अच्छा, ये हो गया। अच्छा जी, चलें, ओके। अब ये स्टेटमेंट लिखिए, ये स्टेटमेंट बताइए यहां क्या लिखें। सर कहाँ पे लिखना है?
ये जो आखिरी लूप होता है इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखी होती है ना, वो क्या होगी? उसमें आप बताते हैं कि लेट्स से, चलो हिंट, कि आप कहते हो सी के कि सी आप बना कैलकुलेट कर रहे होते हो, इसके बारे में कुछ कहते हो कि इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, और फिर अच्छा, जिन दो सी का ए के इंडेक्स क्या होगा होंगे, आई जे, सी इज इक्वल टू आई जे, ए के क्या आई होंगे और बी के क्या होंगे, ये जी जी लिखते हैं ना बताता हूँ आप? सर। जी जी, सी का एरे इंडेक्स होगा आई, ओके, सी का एरे इंडेक्स आई जे, आई जे, ओके, सर जी जी, वो प्लस होगा, p-1 और प्लस प्लस p इक्वल होते फिर हैं। P-1, जी व्हाट्स द क्वेश्चन? P-1 P माइनस माइनस होते हैं शायद। p-1 और प्लस प्लस p इक्वल होते हैं। प्लस P, सर प्लस प्लस p, सर फॉर एग्जांपल i इंक्रीमेंट, ओ अच्छा प्लस अच्छा, प्लस इंक्रीमेंट की प्लस बात, प्लस i। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, अच्छा यस। देखो, अच्छा वो मैं आपका समझ गया सवाल। देखिए हम यहाँ एक फॉर लूप को, सी लैंग्वेज में हम कह रहे थे कि हम फॉर लूप लिख रहे हैं। फॉर लूप लिखने के लिए सी में 3 चीजें चाहिए होती है। एक ये कि इंडेक्स क्या है, जो हम क्या वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लूप के लिए, एक स्टार्टिंग क्या है उस फॉर लूप की, एक एंड क्या है उस फॉर लूप का, और एक हमेशा इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर आप उस लिहाज से देख रहे हो तो इस जगह आई प्लस प्लस होगा सब में, यहाँ आई प्लस प्लस होगा, यहाँ जे का जे प्लस प्लस होगा, वो तो हमने बाय डिफॉल्ट वो ले लिया है कि वो इंक्रीमेंट हो रहा है, जे प्लस प्लस, यहाँ पे के प्लस प्लस होगा, ठीक। तो आपका जो फॉर लूप का स्टेटमेंट है वो एक वैल्यू के साथ इंक्रीज होता है, उसमें 3 चीजें यहाँ लिखी होती है, मैंने वो पूरी चीजें उस डिटेल से नहीं लिखी। ये है कि ये आई आपका, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन p माइनस आई इज लेस देन p कह ले, आप p-1 चाह रहे थे, तो आई इज लेस देन p एंड आई प्लस प्लस, ये आप स्टेटमेंट में लिखते हो। मैंने आपसे पूछा है कि हर केस के लिए स्टार्ट और एंड क्या होगा। आई हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि इंक्रीमेंट हर जगह यही है, 1 इंक्रीमेंट। ये तीसरा पार्ट हमने अंडरस्टूड में रखा हुआ है, जब आप लिखोगे कोड तो आप ये लिख लेना। अभी हमारा कंसर्न ये है कि यार हम यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम क्या लिखें, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ये सवाल है। डू यू गेट दैट? तो सर स्टार्ट फिर 0 से होगा और हमारे पास 2 हैं, तो फिर यहाँ पे लेस देन 2 ही होगा। अच्छा चले, हम आपका भी एक इधर से प्रपोज सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके चलिए लिखा है, ओके ओके। आप कह रहे हो आई जो है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर ले, तो आपका सजेशन, अनदर सजेशन हम कह रहे हैं, एक ये सजेशन था जिसको अभी हम देख रहे थे। अब एक और सजेशन है कि आई की रेंज जो है वो होगी फ्रॉम 0 to 2। आपका सजेशन ये है कि हम Yes, कह रहे हैं sir. कि आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो और 2 तक जाए, ये है आपका। सर अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो सर दोनों p और q इक्वल ही होंगे सर, इनकी वैल्यूज। तो हम कह रहे हैं, ऊपर हेडिंग में भी लिखा है कि वी आर डीलिंग विद रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और हमारा पहला देयर इज एक आल्सो यूजिंग स्क्वायर ए मैट्रिक्स, थ्रेड। नहीं वो तो थ्रेड का है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं वी वांट टू इन सी अच्छा रेक्टेंगल, मल्टीप्लाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले हम सी को देख लें, जब फिर क्यूडा सी पे जाएंगे तो थ्रेड का। हम कह रहे हैं सी में आप एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए है जिसकी डायमेंशन p एंड q है, p इंटू क्यू लिख दिया मैंने। एक और मैट्रिक्स b है जिसकी डायमेंशन q और r है, q इंटू r। मैं कह रहा हूं इन दो को आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बनाना चाहते हैं जिसका नाम आपने c रखना है। आप सी में इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे? अभी सिर्फ सी का टेस्ट हो रहा है आपका। एक सजेशन ये आई थी, चलो हम पहले ये स्टेटमेंट लिखने से पहले इस सजेशन को देखें, या ये स्टेटमेंट भी लिख लें। चलो सजेशन देख लें। क्या ये 3 लूप के ये रेंजेस पे एवरीबॉडी एग्रीज या कोई डिसएग्रीमेंट है आपका? अगर आप सारे एग्री कर जाओगे तो फिर हम सॉल्यूशन दे देंगे।